Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see this is part 2 of chapter number 5. इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम. आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी है. अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर इस चैप्टर को कंप्लीट देख सकते हैं. बाकी के सभी चैप्टर्स की भी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. ओके, नाउ अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए चैप्टर के तो इस तरीके के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं. प्रीव्यू हर चैप्टर का, आप चाहें तो पूरी बुक का एक साथ ले सकते हैं या फिर पर्टिकुलर चैप्टर का भी ले सकते हैं. तो उसमें सभी चीज़ें अच्छे से समझाई गई होंगी नोट्स में. साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स हैं उसके अलावा जो आपके बुक की एक्सरसाइज है वो सारा दिया होगा. प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होंगे जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एमसीक्यू हो गया, फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, है ना. फिर उसके बाद 2 मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क वाले, या फिर जो केस स्टडीज वगैरह आती हैं आपके एग्जाम में, लॉन्ग आंसर्स हो गए, केस स्टडी जो आती है इस तरीके से, ये सारी चीज़ें आपको दी गई रहेंगी. और बाद में फिर आपके बुक की एक्सरसाइज भी कवर करके दिया गया रहेगा. ओके, बुक की एक्सरसाइज में बिग क्वेश्चंस, फिर लेट्स एक्सप्लोर वाला जो सेक्शन होता है वो हो गया, या फिर थिंक अबाउट इट, और जो बुक के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें कवर होंगी. सो इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ नोट्स आर नॉट फ्री, सो प्लीज़ कनेक्ट अकॉर्डिंगली. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया था, अब बारी है इसकी. लेट्स एक्सप्लोर. सो व्हेन इज द नेक्स्ट इलेक्शन इन द रीजन वेयर यू आर लोकेटेड? इज इट टू द स्टेट, अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो कब है आपके जहाँ जिस भी रीजन में आप रह रहे हैं, और वो जो इलेक्शन होने वाले हैं वो स्टेट के इलेक्शन है कि अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन है कि पंचायत के इलेक्शन है, ये आपको कंफर्म करके बताना है. ठीक है, ये हर जगह का अलग अलग हो सकता है. नाउ नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस इन इंडिया, अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू. इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में. तो पहला है यहाँ पर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो सबसे पहले लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ते हैं. हमने देखा था कि पार्लियामेंट जो है सेंटर में, ये 2 हाउसेज है इसमें, लोकसभा और राज्यसभा. ऐसे ही स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं. तो उसमें जो लोकसभा का पैरेलल है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो स्टेट लेजिस्लेशन में भी 2 हाउसेज होते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सभी स्टेट्स में 2-2 हाउसेज हों. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये तो कंपलसरी है कि ये तो होगा ही होगा. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो हर स्टेट में नहीं होता है. ओके, पहले हम पढ़ चुके हैं. तो चलिए देखते हैं जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में. ओके, सो लेट मी चेंज द कलर. सो चलिए देखते हैं. इलेक्शंस इन इंडिया आर ऑफन रेफर टू एज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. ये एक त्योहार की तरह मनाया जाता है जिसे लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं. डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को सेलिब्रेट किया जाता है जब एक जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, एक्सरसाइज देयर राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली. सो यहाँ पर आप जो नागरिक हैं, हम जो नागरिक हैं, हमें अधिकार मिलता है, राइट्स मिलते हैं कि हम अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमें नेता बनकर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो हमारे लीडर बनने वाले हैं, उनको हम फ्री मैनर में, फेयर तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से चूज कर सके, यानी चुन सके. तो ये हमें पावर देता है. तो इसे हम एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं. वी नो दैट इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में एट वेरियस लेवल्स. बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे, ये नेशनल लेवल के होते हैं, पूरे इंडिया में होते हैं. फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पर्टिकुलर स्टेट्स में होते हैं, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में. लोकल बॉडीज जो होते हैं सिटी लेवल पे या विलेज लेवल पे इलेक्शंस होते हैं. तो हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि पूरे इंडिया को ऐसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से अगर बोलें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है. ओके, लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं. क्यों बांटा गया, बहुत बार बताया है. इतना बड़ा देश जो है आप ऐसे एक जगह से नहीं संभाल सकते, तो इसके छोटे छोटे इस तरीके से स्टेट्स बनाए गए कि इतना बड़ा स्टेट है तो इसको कोई मैनेज करेगा, फिर एक स्टेट ये मैनेज होगा, एक स्टेट ये मैनेज होगा. स्टेट भी बहुत बड़े होते हैं. अब स्टेट्स को मैनेज करने के लिए इसके भी छोटे छोटे पार्टीशन कर दिए है ना, उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस होते हैं. इलेक्टेड कैंडिडेट टू लोकसभा आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. क्योंकि ये पार्लियामेंट में चुने जा रहे हैं. देखो अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं ना,
लोकसभा के मेंबर जो चुने जा रहे हैं पार्लियामेंट के लिए चुने जा रहे हैं, मेंबर चुने जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वेयर एज कैंडिडेट इलेक्टेड टू स्टेट असेंबलीज, अब ये जो स्टेट असेंबलीज होंगी ना, इनमें जो मेंबर्स चुने जाएंगे, इसमें स्टेट असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेचर के, तो इन्हें हम कहते हैं एमएलए। क्लियर है, यहाँ पर एमपी पार्लियामेंट में और यहाँ पर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब जैसे आप जिस स्टेट पे रहते हैं तो आप सुनते होंगे, अरे वो एमएलए है, एमएलए के पास गए हैं सब कुछ शिकायत लेकर, या कुछ रोड बनवाना है या पानी की प्रॉब्लम है, तो स्टेट में एमएलए होते हैं। और जो पार्लियामेंट है नेशनल लेवल पे, तो उसे हम कहते हैं एमपी। ओके, इंडिया यूजेस द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम वेयर इन द कैंडिडेट रिसीविंग द मोस्ट वोट, ये एक तरीका होता है इलेक्शन का जो इंडिया फॉलो करता है इलेक्शन प्रोसेस के लिए। इसमें क्या होता है, द कैंडिडेट रिसीविंग द मोस्ट वोट्स, जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाता है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विन, वो जीत जाता है। ठीक है, जैसे 100 लोग हैं तो उसमें मान लो एक को मिले 30 और एक को मिले 25। ठीक है, दिस मीन्स दैट कैंडिडेट कैन विन विदाउट सिक्योरिंग इवन 50% ऑफ द टोटल वोट्स। आप कह रहे होगे कि ये 30 है मैम, तो 70 तो अभी बचे हैं, तो दूसरा वाला जीत गया। नहीं, जरूरी नहीं है कि बाकी दूसरे को 70 ही मिले हों, हो सकता है बहुत सारी पार्टी हो तो एक को 30 मिले, एक को 25 मिले हों, एक को 15 मिले हों, ऐसे करके 100 हुए हों टोटल। ठीक है, 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही हो तो अब इसमें जो मैक्सिमम होगा 30 जिसके आए वो जीत जाएगा। जरूरी नहीं है कि 100 में से 50 यानी मिनिमम और +1 यानी 50 से ज्यादा जिसके आएंगे वो जीतेगा। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, जिसके ज्यादा आए वो जीत गया। ठीक है, लाइक गुरमत वॉन डिस्पाइट गेटिंग ओनली 12 आउट ऑफ 33। तो ये हमने एग्जाम्पल पिछले पार्ट में देखा था। तो इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। नाउ यहाँ पे फैक्ट दिया है, डोंट मिस आउट, लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड बाय सेवरल नेम्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। हर भाषा में जो रीजनल जगह जगह की जो भाषाएं हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे विधानसभा, नियम सभा। सो व्हाट इज कॉल्ड इन योर स्टेट, आपके स्टेट में क्या कहा जाता है ये आपको पता करके बताना है। ओके, मेरे यहाँ पर विधानसभा कहा जाता है तो ये लिख सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, बाकी आपके यहाँ क्या कहा जाता है वो बताना है। नाउ आफ्टर द voting process is completed, the process of government formation begins। अब वोटिंग हो गए, कोई जीत गया, अब उसके बाद सरकार बनना चालू होती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन विनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द नेशनल गवर्नमेंट। अब जिस पार्टी को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, मेजॉरिटी में वोट मिले हैं और सीट्स जो है लोकसभा की मेजॉरिटी में उन्होंने जीती है, वो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाती है। अब इसमें कोलिशन वर्ड क्या है, जैसे एक पार्टी के 30 वोट आए, दूसरे के 15 आए, तो ये अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, तो या ये क्या करेगा, या फिर इनकी और इनकी आइडियोलॉजी मिल रही है तो ये लोग साथ में आ जाएंगे कि हम आपका साथ दे रहे हैं, तो टोटल 45 सीट्स हो जाएंगी। तो ये जब पार्टीज मिलती हैं, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पार्टीज वर्किंग टुगेदर, तो उसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, नाउ द लीडर ऑफ दिस मेजॉरिटी टिपिकली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जिसने मेजॉरिटी जीती है, इनमें जो एक इंपॉर्टेंट लीडर होगा इस पार्टी का, वही क्या बनता है, पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। ऐसे ही ये हो गया नेशनल लेवल का जो हम पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट के, लोकसभा का हम पढ़ रहे हैं ना। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। सो सिमिलरली एट द स्टेट लेवल लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स चीफ मिनिस्टर। जैसे वहां पे प्राइम मिनिस्टर बने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे, ये पहले इमेज जो दिया ये पढ़ लेते हैं। दिस गर्ल इज सेइंग व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। अभी मैंने आपको बताया एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है। सो मैम यहाँ पे बता रही है एमपी रिप्रेजेंट अस इन द नेशनल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एमपी हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एमएलए जो है वो हमारे स्टेट असेंबली में हमको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों चुने जाते हैं थ्रू सिमिलर इलेक्टोरल प्रोसेस, सेम प्रोसेस से चुने जाते हैं, बट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन अलग अलग लेवल पे वर्क करते हैं। ओके, नाउ इफ अ पार्टी और कोलिजन विंस अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन लोकसभा, इट फॉर्म्स द नेशनल गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता दी, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि पार्टी या फिर कोलिजन, 2 पार्टियां मिलकर, 3 पार्टियां मिलकर अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो जो उस पार्टी का लीडर होता है ना, वो क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे स्टेट्स में जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। Okay, now as we saw in figure 5,
5.11, the State Election Commission is a part of electoral apparatus. It plays an important role only in general and state election, but also it plays an important role not only in general and state election, but also in conducting election to local bodies at the grassroots level. ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन का बॉडी है या इलेक्शन कंडक्ट कराने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिर्फ जनरल या स्टेट इलेक्शन में नहीं, बल्कि लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं पंचायत वगैरह के ग्रास रूट लेवल पे, उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट वर्क्स इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नेशनल लेवल की बॉडी है उसके साथ मिलकर कंसल्ट करके और काम करता है. एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड ऑल the constitutional provision applicable in case of direct election by the people are pertinent here too. अब क्या होता है, ये केवल राष्ट्रीय और राज्य चुनाव में नहीं, बल्कि जो स्थानीय जो लोकल लेवल के ग्रास रूट लेवल के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. साथ ही इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि जो 18 या 18 साल से ज्यादा के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, और ऐसे सभी इलेक्शनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उनको अप्लाई करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इलेक्शंस को हेल्ड करने में मदद करते हैं. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन लागू होते हैं, सेम उसी तरीके से भी जो इलेक्शन स्टेट लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे होते हैं तो वो भी सारे नियम उसी हिसाब से मैनेज किए जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर. क्वेश्चन दिया है, हु आर द एमपी एंड MLAs of the constituencies you are located in. A Lok Sabha constituency may have 2 or more assembly constituency. अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है, विच पार्टी डज ईच ऑफ देम बिलोंग टू, कि जो भी MP MLA आपके यहाँ से हैं वो किस पार्टी से हैं. एंड व्हाट आर द कंसर्न ऑफ MP MLA रेस्पेक्टिवली, और इनका कंसर्न क्या क्या है दोनों की अगर हम बात करें तो. अब एक बात यहाँ पर, ये सभी बच्चों के लिए अलग होगा, आप किस रीजन से हैं आप ये खुद से लिखेंगे आंसर. मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो लाइन है इसको समझा देती हूँ. लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मे हैव 2 और मोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा लोकसभा के इलेक्शन कराने के लिए जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है ना, ऐसी स्टेट लेजिस्लेशन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं. तो मैंने कहा लोकसभा के इलेक्शन कराने के लिए इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया. पहले स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है ना, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन नेशनल लेवल पे होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं. ठीक है, तो जो मान लो इंडिया इतना बड़ा है तो इसको बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा. ठीक, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे. अब स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो स्टेट के इलेक्शन में इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हो सकता है और छोटे पार्ट्स हो. ठीक है, तो जो एक थी लोकसभा के लिए, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो रहे हैं तो यहाँ पे कितने हो गए, एक, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा भी असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी हो. तो 2 या 2 से ज्यादा, देखो 8 यहाँ पे असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एक ही यहाँ पर क्या है, लोकसभा की है ना. तो समझ में आया, लोकसभा क्योंकि बड़े लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें एक से ज्यादा असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है. नाउ इसी बात पे अब हम नेक्स्ट इलेक्शन देखेंगे. देखो हमने लोकसभा के समझ लिए, अब हम राज्यसभा के इलेक्शन देखते हैं. और पार्लियामेंट किन 3 से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और एक और था, कौन, प्रेसिडेंट. ये मैंने पिछले पार्ट्स में बताया हुआ है. तो अभी हम राज्यसभा के देखेंगे, ये वाला हम देख चुके हैं लोकसभा के, फिर हम प्रेसिडेंट के देखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं. सो इलेक्शन टू राज्यसभा. So candidates elected to Rajya Sabha are also known as member of parliament. अब जैसे लोकसभा में कोई चुना जा रहा था तो उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि है तो मेंबर पार्लियामेंट का ही ना. ऐसे ही राज्यसभा में भी कोई चुना जाता है तो इसे भी MP ही कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. लेकिन इनके जो इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं. जैसे लोकसभा में हमने क्या देखा, हम खुद जाकर वोट दे रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं. राज्यसभा के वोट जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोट नहीं देते हैं. ठीक है, सिटीजन्स वोट नहीं देते हैं. लेट अस रिविजिट द एग्जांपल ऑफ सूर्योदय स्कूल. जो सूर्योदय स्कूल वाला हमने आंसर देखा था, इमेजिन दैट द स्कूल इज सेटिंग अप अ स्पेशल काउंसिल एट द स्कूल लेवल. स्कूल के लेवल पे एक स्पेशल काउंसिल बनाई गई. इफ द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल आर इलेक्टेड बाय क्लास रिप्रेजेंटेटिव इट वुड बी एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ, एक क्लास है,
ठीक है। ऐसी बहुत सी क्लासेस है, क्लास 1 से 12 तक, हर क्लास का एक मॉनिटर है, ठीक है। 6 से 12 तक ले लेते हैं, 6th 7th 8th 9th फिर 10th 11th और 12th, ये क्लासेस हो गई। सबका एक एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव है यानी मॉनिटर है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस क्लास रिप्रेजेंटेटिव को किसने चुना, क्लास 6 के बच्चों ने चुना। इस क्लास रिप्रेजेंटेटिव को किसने चुना, क्लास 7 के बच्चों ने चुना। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, क्योंकि हम बच्चे खुद चुन रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, स्कूल के लेवल पे मतलब स्कूल के काउंसिल ने डिसाइड किया कि एक ग्रुप बनाते हैं या एक काउंसिल बनाते हैं जिसमें हर क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव आके यहाँ पर इस वाले काउंसिल के मेंबर बने, ठीक है। तो अब ये सारे जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है इसमें मेंबर बन गए। तो क्या ये वाले वोट में आपने पार्टिसिपेट लिया, 6th के बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया, नहीं लिया। 7th के नहीं, 8th के नहीं, 9th के नहीं। तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हो, इसीलिए इस इलेक्शन का क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। देखो इनडायरेक्ट तो है ही, चुना आपने, फिर आपके थ्रू चुने हुए लोगों ने ही वहां पर पहुंचाया है, लेकिन ये आपने डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लिया, नहीं चुना है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। ओके नाउ, अब 245 मेंबर्स हैं टोटल राज्यसभा में। राज्यसभा में कितनी सीट होती है, 245। इसमें से 233 जो है उनको कौन चुनता है, तो इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो हमने देखा, यहाँ पर ध्यान से समझना, पार्लियामेंट होता है, हर स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मैं बार बार बना रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। अभी मॉनिटर वाला एग्जांपल याद रखना, आपने मॉनिटर चुन चुन के क्या किया, इसमें भेजा, है ना। इसमें सारे मॉनिटर चुन चुन के चले गए। अब ये जो मॉनिटर को आपने चुना इसमें, तो ये कौन से इलेक्शन थे, डायरेक्ट। अब ये जो मॉनिटर्स चुन के यहाँ गए, मतलब अब जो एमएलए चुन के यहाँ पर गए, मॉनिटर यहाँ पे कौन है, एमएलए है ना। ये क्या करेंगे, ये चुनेंगे मेंबर ऑफ राज्यसभा, 233 ऐसे चुने जाते हैं। तो ये इन्होंने चुने, हमने नहीं चुने ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ। सो 233 आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वाइल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12। अब कितने बच गए, 245 थे तो 233 तो हो गए, 12 और बचे ना। तो 12 चुने नहीं जाते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ऐसे लोगों को। किसी फील्ड में, अपने फील्ड में वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको चुना जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ओके, उनके इलेक्शंस नहीं होते। और 233 कैसे चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट, ये याद रखना बेटा, इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, ईच स्टेट इज अलॉटेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। हर स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन है, तो जितनी जिसकी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से वहां पर राज्यसभा की सीट्स अलॉट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर पॉपुलस स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश हैव मोर सीट्स देन लेस पॉपुलस स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश की सीट्स ज्यादा होंगी, उसको राज्यसभा की ज्यादा सीट मिलेंगी क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है as compared to Arunachal Pradesh. Now, Rajya Sabha is also called permanent house. राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं परमानेंट हाउस, देखो ये जो लोकसभा है ना, इसके इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएगी हाउस, फिर दूसरे हाउस बनेगी, वही अगर दोबारा चुन के आते हैं तो भी इलेक्शंस तो होते ही हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। ओके, इट नेवर डिसॉल्व, वो कभी खत्म नहीं होती राज्यसभा। इसमें जो इसके मेंबर्स है ना, आते जाते हैं जाते जाते हैं। जैसे अ मेंबर ऑफ राज्यसभा है 6 ईयर टर्म, लोकसभा में कितना था, 5 ईयर का होता है, 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा में 6 ईयर के लिए टर्म रहता है एक मेंबर का। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। तो इसको ध्यान से समझो, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनका टर्म कितने समय का रहता है, 6 ईयर्स का। और हर दूसरे साल एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, मतलब 1/3 जितने भी मेंबर हैं, मान लो कि 30 मेंबर हैं तो इसका 1/3 यानी 10 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। ओके, ये देखो यहाँ लिखा है मेंबर्स रिटायर। सो हर दूसरे साल, हर सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स जो रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। इनका टर्म 6 ईयर का रहता है। आई होप ये 3 पॉइंट्स क्लियर हैं। इसी लाइन में 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू के, तो ये बहुत अच्छे से समझना। 6 साल का टर्म रहता है और हर सेकेंड ईयर
1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और नए चुने जाते हैं। देयर इज डिफरेंस हाउएवर इन वोटिंग प्रोसेस, वोटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने क्या देखा था, फर्स्ट पास द पोस्ट, ये वाला देखा था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पे कौन सा सिस्टम होता है, हमने वहां देखा था कि जिसके ज्यादा वोट है वो जीत जाएगा। सो यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस डिफरेंस है। इट यूजेस व्हाट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये स्पेशल तरीका है ऑफ इंश्योरिंग दैट स्मॉलर स्टेट्स ऑल्सो गेट फेयर रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ये एक ऐसा सिस्टम है, जैसे हमने बोला यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे सीट भी ज्यादा मिली हुई है, और अरुणाचल प्रदेश में मान लो कम पॉपुलेशन है तो सीट भी कम मिली हुई है। तो अगर हम जो ज्यादा जीत रहा है, तो वैसे तो यूपी ज्यादा जीत जाएगी क्योंकि इसके ज्यादा मेंबर है। तो इसको मैनेज करने के लिए, जिसमें छोटे स्टेट्स को भी फेयर तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले राज्यसभा में, ये वाला सिस्टम अपनाया गया वोटिंग का। यू विल लर्न मोर अबाउट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म हाउ दिस वर्क इन हायर क्लासेस। ये सिस्टम कैसे वर्क करता है इसको आप आगे की क्लासेस में और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या सिस्टम होता है इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, ये जो स्टेट्स होते हैं जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है कम पॉपुलेशन है, सबको सामान्य तौर पर फेयर तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये वाला सिस्टम जो है वो इलेक्शन का होता है राज्यसभा में। राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं बाय एमएलए, है ना। जो एमएलए होते हैं जो स्टेट में चुने जाते हैं वो इनको चुनते हैं थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, और बाकी को 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स करते हैं डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स जो अपने क्षेत्र में अपनी फील्ड में कुछ अच्छा बहुत कर रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्ट 233 राज्यसभा मेंबर्स, कौन, एमएलए, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, और प्रेसिडेंट जो है 12 को नॉमिनेट करते हैं। ये आप याद रख लोगे तो पूरा याद हो जाएगा। सीट एलोकेशन जो है पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा है और इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसमें बड़ा से नहीं होता, पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसको ज्यादा सीट मिलेगी एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ओके, नाउ नेक्स्ट है राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं हर दूसरे साल। एमएलए वोट करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू, रैंकिंग कैंडिडेट्स बाय प्रेफरेंसेस। तो इसमें प्रेफरेंस किया जाता है, जैसे कि एक लिस्ट बना दी, वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे कि आप 10 मेंबर हैं जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा में कौन चुना जाएगा उसके लिए। तो जैसे वो अपना प्रेफरेंस बताएंगे कि मैं पहले नंबर पे इसको चुनता हूँ, 2 जने खड़े हैं ना, तो ये पहला व्यक्ति बोलेगा ये ए है और ये बी है। पहला व्यक्ति बोलेगा मैं पहले नंबर पे चाहता हूँ ए जीते और दूसरे नंबर पे चाहता हूँ बी जीते। फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा मैं पहले नंबर पे चाहता हूँ बी जीते और दूसरे नंबर पे चाहता हूँ ए जीते। तो इस तरीके से किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, कौन से ज्यादा वन सिक्योर कर रहा है, इस तरीके से ये वोटिंग होता है। इसको डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। उनके भी इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉर्मल लोग नहीं, मतलब सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पर एक कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज, एक ग्रुप की तरह बोल सकते हो, एक ग्रुप बनता है। इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं जो मिलकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सो एन इलेक्टोरल कॉलेज इज फॉर्म्ड टू कैरी आउट द इलेक्शन। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, एक तो एमपी होते हैं, जैसे एमएलए थे ना सारे राज्यसभा के चुनने में, वैसे ही प्रेसिडेंट को अगर चुनना है तो इनके जो ग्रुप हैं कौन कौन चुनेगा, उसमें एक तो एमपी होते हैं सारे, ठीक, दोनों हाउस के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, ठीक। तो पहला हो गया एमपी, ये रहेंगे उस ग्रुप में। दूसरा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वाले जो एमएलए है ना ये भी रहेंगे हर स्टेट से, ईच इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो एमएलए कहाँ कहाँ के होंगे, एक तो हर स्टेट्स के होंगे, और दूसरा जो यूनियन टेरिटरी होती है दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 जगह के एमएलए होंगे। ओके, नाउ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज फॉलोड इन दिस इलेक्शन। जो हमने राज्यसभा के केस में पढ़ा वही वाला सिस्टम यहाँ पर भी चुना जाता है इलेक्शन के लिए। सिंस द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री, दिस मेथड इंश्योर्स सपोर्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट पूरे देश का एक ही है ना, तो इसीलिए इसमें एमएलए भी आ जाते हैं सारे स्टेट्स वाले भी, और एमपीज भी आ जाते हैं नेशनल लेवल के भी। तो ये सारे का एक तरीके से हम बोल सकते हैं कलेक्टिव डिसीजन होता है
हैं। रूल्स फॉर वोटिंग एंड काउंटिंग आर वेरी एलैबोरेट, रूल्स बहुत ही इसमें डिटेल में बताए गए हैं, क्या रूल होगा इलेक्शन का और सारी चीजों का। द मोर पॉपुलर स्टेट्स हैव अ ग्रेटर से, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन होगा जिस स्टेट में, उसका ज्यादा बड़ा रोल होगा। वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स एट दिस स्टेज। ये जो इलेक्शन का रूल्स होते हैं एलैबोरेट तरीके से समझाए गए हैं, इसको अभी आपको इस क्लास में नहीं समझना, आगे ये सब हम और डिटेल में नेक्स्ट ईयर यही सब करने वाले हैं। फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो कुछ लोग, इस जो हमने अभी ग्रुप पढ़ा ना कि इसमें एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसमें कुछ लोग नहीं होते हैं। जैसे राज्यसभा के केस में हमने क्या पढ़ा था, 233 जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, ये पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है, इलेक्शन में। सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये पार्ट नहीं लेते, ऐसे ही नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट नहीं लेते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये भी पार्टिसिपेट नहीं लेते। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला था पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट पे होता है स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेचर यानी कि एमएलए तो पार्टिसिपेट लेते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट नहीं लेते, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। ओके, सो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस जिस भी स्टेट में है वहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 हाउसेस हैं, 2 हाउसेस हैं, तो इसमें कुछ मेंबर इलेक्टेड होंगे और कुछ चुने गए होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, तो दोनों ही पार्ट नहीं लेते हैं, नहीं इन्वॉल्व होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नाउ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, अब हमने देखा था दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो नॉमिनेटेड होंगे वो नहीं पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक है। तो नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड, बस लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट में केस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्ट नहीं लेते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, थिंक अबाउट इट। So think about it में दिया है, why do you think the above group of people is not involved in electing the president of India? Why are common people not involved in election of president? So president के election में हमने देखा कि nominated members include नहीं होते हैं, और हम जैसे नॉर्मल लोग जो है, कॉमन सिटीजन जो है, वो भी नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है ना। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है, वहीं से देख लेते हैं। ये रहा। सो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का कि व्हाई डू यू थिंक द अबव ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो दीज पीपल आर नॉट इन्वॉल्व बिकॉज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ओनली बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो लोगों ने चुना है उनके द्वारा चुने जा रहे हैं। इससे ये इंश्योर होता है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड मेंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक तो कि जो डेमोक्रेसी में लेजिटिमेसी है कि लॉ के हिसाब से चलना है, और उसमें जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है उसको मेंटेन करने में ये प्रोसेस हेल्प करता है। नाउ कॉमन पीपल क्यों इन्वॉल्व नहीं है? इंडिया फॉलोज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। अब देखो यहाँ पे लेजिटिमेसी मतलब क्या हुआ, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर को हमने चुना है क्या? नहीं चुना है ना। तो ये क्या है, लेजिटिमेट है क्या वोट करने? लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल। क्या ये लीगली करेक्ट होगा जिन्हें हमने इलेक्ट ही नहीं किया वो जाके प्रेसिडेंट चुने? नहीं ना, क्योंकि नॉमिनेट हुए हैं, कोई अच्छा लगा, कोई अच्छा काम कर रहा है, उस बेसिस पे उनको नॉमिनेट किया गया है, तो उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमारे द्वारा चुनकर नहीं गए, है ना। ऐसे ही इंडिया में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है प्रेसिडेंट के लिए, सिटीजन्स इलेक्ट देयर एमपी एमएलए, हम एमपी और एमएलए चुनते हैं, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि रिप्रेजेंटेशन यूनियन और स्टेट्स दोनों का हो। एक और कारण मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जो इलेक्शंस होते हैं ना नॉर्मल, उसमें बहुत खर्च आता है, पूरे नेशन में इलेक्शंस कंडक्ट कराने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो एक प्रेसिडेंट की पोजीशन ऐसी होती है जो नॉमिनल होती है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, नॉमिनल होती है। मेन जो पावर होता है, रियल पावर किसके पास होती है? पीएम के पास होती है, या फिर जो लीडर है, जो अभी गवर्नमेंट जिसकी है उसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं हम, क्योंकि लीडर है उस पार्टी का। लेकिन प्रेसिडेंट की का ओहदा बहुत बड़ा होता है, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उस तरीके से। तो नाम के हेड होते हैं वो, उनके पास रियल पावर नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ भी काम करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के हेल्प से, तो उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट के
पोजीशन के लिए डायरेक्ट इलेक्शन में इतना ज्यादा, उस वक्त जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इतना ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे और पैसे वगैरह जो है, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि इतना ज्यादा हम एक्सपेंसेस वगैरह कर सके ऐसी पोजीशन को पूरा डायरेक्टली इलेक्शन कंडक्ट कराने में, जिसका नॉमिनल पोजीशन है। ओके, सो ये भी एक कारण है जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज बिकॉज दिस इंश्योर्स, इसका आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है, दिस इट इज बिकॉज दिस इंश्योर्स दैट ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, दिस मेंटेन्स direct legitimacy as the president is meant to represent the will of people indirectly but meaningfully। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो ये लेजिटिमेसी मेंटेन करता है और इनडायरेक्टली हमारे ही द्वारा जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने वही तो चुन रहे हैं, तो ये मीनिंगफुल भी हुआ कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे फिर भी वही लोग चुन रहे जिन्हें हमने पार्टिसिपेट किया था, है ना, इनडायरेक्टली, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है, एक और पोजीशन है हमारे यहाँ पर, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, कैसे चुना जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट? So, Vice President of India is also elected by an electoral college। इसमें कौन कौन होते हैं? Elected and nominated members of both House of Parliament। सिस्टम वही रहेगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड, मतलब नॉमिनेटेड प्लस जो इलेक्टेड मेंबर है कौन से हाउस के? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये सारे मेंबर्स मिलकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयर पर्सन ऑफ द राज्यसभा। आपने कभी कभी देखा होगा लोकसभा लाइव दिखा रहे होते हैं टीवी पे या राज्यसभा दिखा रहे होते हैं क्वेश्चन आवर में, तो उसमें एक मेन सीट होता है, चेयर पर्सन जिसे बोलते हैं, तो लोकसभा में जो बैठे होते हैं उसे स्पीकर सब बोलते हैं ना, तो उनकी पोजीशन का नाम होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जैसे मॉनिटर होते हैं उस तरीके से, है ना। और राज्यसभा में जो हेड होते हैं उनको चेयर पर्सन कहा जाता है। तो ये जो चेयर पर्सन की पोजीशन है ये किसको मिली होती है? कौन होता है बाय डिफॉल्ट? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, vice president is the chairperson of Rajya Sabha। If there are situations when the president is not able to discharge their function, the vice president steps in to play the role। अगर अचानक से कुछ हो जाए, प्रेसिडेंट की पोजीशन अगर खाली हो जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो उस वक्त जितने समय के लिए इलेक्शन दोबारा नहीं हो रहा है प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का। सो आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हमारे जो ये हमने चैप्टर पढ़ा इसमें दिया हुआ है चैलेंजेस क्या क्या हैं, आगे जो ये हमने पढ़ा इलेक्शंस के प्रोसेस में चैलेंजेस क्या क्या हैं। सो इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। पूरी दुनिया में एक बड़े लेवल पर हम फेस्टिवल की तरह से मनाते हैं, एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के फॉर्म में, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। हाउएवर लाइक ऑल सिस्टम इट फेसेस इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस। अच्छाई के साथ साथ इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, कह सकते हैं चैलेंजेस की प्रॉब्लम्स भी हैं। कैसे इश्यूज हैं? जैसे कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन, की पैसे देकर लोगों को प्रभावित करना कि हमें वोट दो। साथ ही साथ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में खड़े उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं। वोटर एपैथी, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया यानी शहरों की अगर बात करें तो वहां पर वोटर्स जो है इतना ज्यादा, वोटर्स एपैथी मतलब होता है कि लोगों में रुचि कम हो रही है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द हेल्थ एंड फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। लेकिन अगर इलेक्शन सही से कंडक्ट नहीं होंगे तो ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसके फ्यूचर के बारे में, हेल्थ के बारे में, मतलब कि कैसे आगे हमारा देश अच्छे से चलेगा अगर इलेक्शन प्रोसेस में रुचि नहीं होगी या इस तरीके की मनी पावर को यूज किया जाएगा, राइट। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमें आगे डील करने हैं। सो वे फॉरवर्ड, आगे क्या सही चीजें हो सकती हैं? इट लाइज इन एम्पावरिंग वोटर्स विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। तो अगर हम वोटर्स को, जो वोट देने वाले हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि ये कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, इसको आपको वोट करना है, इसका ये रिकॉर्ड है, इसने इतनी पढ़ाई की है, ये इतना पैसा कमाता है, अगर इसके बारे में सारी डिटेल्स हमें पता होंगी तो हम फिर रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने जिसे भी हम चाहें चुन सकते हैं। मीडिया, एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल, स्पेशली द यूथ, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग वाइजली। तो सभी जो पिलर्स हैं, जैसे मीडिया को सही एजुकेशन देना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए, ताकि जो यूथ है वो सही तरीके से वोटिंग के प्रोसेस को अच्छे से यूज कर सके। एन अवेयर एंड विजिलेंट वोटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग है। इट स्टार्ट्स विद
asking the right question and ends with casting a responsible vote. तो ये जागरूकता कहाँ से शुरू होती है? इससे कि हम क्वेश्चन करें कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, जिनको हम चुनने जा रहे हैं, वो सही है या नहीं, या फिर जो जिन्हें हमने चुना है, जिसके लिए वोट दिया है, वो यूजफुल होगा कि नहीं होगा. ठीक है. सो ये कुछ चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड्स दिए हुए थे इस चैप्टर के एंड में. सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. छोटा सा यहाँ पे समरी दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, ये कॉर्नर स्टोन है इंडियन डेमोक्रेसी का. कॉर्नर स्टोन मतलब होता है नींव का पत्थर. इसी पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इलेक्शंस वगैरह है वो टिका हुआ है. राइट टू वोट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट नीड्स टू टेकन सीरियसली बाय एवरी वोटर. वोटर अवेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइट टू वोट. हमारा ये बहुत बड़ा अधिकार है, इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए. हमारे द्वारा एक एक वोट करके कोई व्यक्ति चुना जा रहा है जो देश की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने वाला है, तो इसे हमें सही से यूज करना चाहिए. इट इज इम्पॉर्टेंट टू फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर. जो भी लोग उसके लिए एलिजिबल है वोटिंग प्रोसेस के लिए, उनको वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कराती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओवरसीज ऑल द इलेक्शन इन कंट्री इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सारे इलेक्शंस जो हैं लोकसभा वगैरह के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है. इंडियन डेमोक्रेसी चैलेंजेस फेस कर रही है दैट कॉल फॉर वोटर्स विजिलेंस एंड अवेयरनेस, जिसकी वजह से लोगों में जो वोटर्स हैं उनमें जागरूकता की जरूरत है. Okay, so with this we are finally completed the chapter. Now let us just see question and activities. ये question answers देख लेते हैं, notes में ही देख लेते हैं. एक सेकेंड. जैसे पहला क्वेश्चन है, Why is universal adult franchisee important for a healthy democracy? Questions में यहाँ रीड नहीं कर रही, यहाँ भी लिखे हुए हैं. So आंसर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों इंपॉर्टेंट है अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे से चलाना है तो. So it is important because it gives every adult citizen an equal right to vote. एक ये समानता का अधिकार देता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, 18 साल या उससे ज्यादा का है तो वोट कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन और वेल्थ. ये इंश्योर करता है कि सारे सेक्शन जो है सोसाइटी के वो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करें. ये सिस्टम प्रमोट करता है इक्वालिटी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और लोगों को अलाउ करता है टू पार्टिसिपेट इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड शेपिंग द कंट्रीज फ्यूचर. नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट मतलब क्या होता है, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. तो सीक्रेट बैलेट मतलब होता है कि वोटर्स की जो चॉइस है वो प्राइवेट रहनी चाहिए और दूसरों को पता नहीं होना चाहिए. सो जो हम कास्ट करके आ रहे हैं वोट, हमने किसे वोट दिया है, ये दूसरे को पता ना चले, ये हमारी सीक्रेसी होती है. सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स वोटर फ्रॉम प्रेशर. अगर पता चल जाए किसी नेता को मैंने उसको वोट नहीं दिया है तो क्या वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मुझे थ्रेट्स मिल सकते हैं, है ना. सो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सिटीजन कैन वोट फ्रीली अकॉर्डिंग टू देयर विशेस विदाउट फियर. बिना डर के हम वोट कास्ट कर सके, इसीलिए सीक्रेट बैलेट जरूरी है. इससे ये इंश्योर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं. हमें एग्जाम्पल देने हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का, तो देख लेते हैं. इन डायरेक्ट इलेक्शन सिटीजन्स वोट डायरेक्टली फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसमें नागरिक खुद पार्ट लेते हैं. एग्जाम्पल लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज. और इनडायरेक्ट इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव elect the people, choose the office holder. Example जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा मेंबर्स. ओके, नाउ क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला. हाउ इज द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू लोकसभा डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में क्या डिफरेंसेस है. सो मेंबर ऑफ लोकसभा elect डायरेक्टली बाय पीपल थ्रू वोटिंग इन जनरल इलेक्शन. एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी elect वन रिप्रेजेंटेटिव जिसे एमपी कहा जाता है. और वहीं दूसरी तरफ member of Rajya Sabha are elected indirectly by elected member of state legislative assembly. Thus Lok Sabha elections are direct and Rajya Sabha elections are indirect. Now what in your view are the advantages of electronic voting machine over paper ballot. इसके क्या फायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के. तो ये फास्टर है, इजियर है और ज्यादा एफिशिएंट है. ये काउंटिंग एरर्स को कम करता है और इनवैलिड वोट्स को प्रिवेंट करता है. ईवीएम से पेपर भी सेव होता है और क्विक रिजल्ट आता है. जब से इसमें वीवीपैट लगा दिया है, वेरीफाइड पेपर ट्रायल वाला जो हमने देखा था, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और वोटर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है. ये these advantages make the election process more reliable and environmental friendly. Then voter turnout has been declining. जो लोग वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो. क्या रीजन हो सकता है इस ट्रेंड का.
एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू एनकरेज मोर पीपल टू वोट, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें. सो अर्बन वोटर टर्नआउट डिक्लाइन बिकॉज बिजी लाइफस्टाइल, लोग बिजी हैं, अवेयरनेस कम है, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कम है, कुछ लोगों को लगता है कि एक वोट से क्या डिफरेंस आएगा, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा. तो ये इम्प्रूव करने के लिए कि पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हो, हमें अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाने चाहिए, पोलिंग फैसिलिटीज जो है वो मोर एक्सेसिबल, घर के बहुत पास होना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा मेहनत न लगे जाने में, और एंड सिटीजन शुड बी एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी. तो अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू जागरूक करना चाहिए नागरिकों को कि वोटिंग क्यों जरूरी है. सेवेंथ क्वेश्चन है, why do you think a proportion of seats in Lok Sabha is reserved for scheduled caste and scheduled tribes? Write a short note. एससी और एसटी के लिए सीट्स क्यों रिजर्व है लोकसभा में? सो इट इज बिकॉज टू इंश्योर देयर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. हिस्टोरिकली, इतिहास की अगर हम बात करें तो ये जो कम्युनिटीज हैं एससी और एसटी, इनको सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ा, समाज में पिछड़े रह गए क्योंकि इनके साथ भेदभाव किया जाता था. तो रिजर्वेशन इनको अपॉर्चुनिटी देती है ताकि डिसीजन मेकिंग में ये लोग पार्टिसिपेट कर सके और अपने इंटरेस्ट को, अपनी जो उनकी जरूरतें उसको प्रोटेक्ट कर सकें. इससे सोशल जस्टिस बढ़ता है, इक्वालिटी बढ़ती है, और इंक्लूसिव मतलब सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम बनकर आता है. देन एट्थ है, सोशल मीडिया इज चेंजिंग द वे वी एक्सपीरियंस इलेक्शन. इलेक्शन जो है सोशल मीडिया की वजह से चेंज हो रहा है. From catchy campaign reels and live speeches to political debates on Instagram and Twitter. But in this, is this strengthening democracy or confusing it? Discuss in pair what are the benefits, what are the challenges, and what might be the future of election being digital age. आज इतनी सारी जैसे इलेक्शन शुरू होते हैं, आप न्यूज ही न्यूज देखोगे, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ दिखा रहे हैं कभी कुछ दिखा रहे हैं. तो ये क्या भटकाने का तरीका है या ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी का, ये जागरूकता बढ़ाता है? तो इससे क्या होता है सोशल मीडिया के थ्रू जो ये चीजें हो रही हैं, ये सब आपको बताना है. तो सोशल मीडिया हेल्प करती है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में क्विकली एंड इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सिटीजन. लोग इससे जागरूक होते हैं, खासकर यंग वोटर्स जो हैं. उस साथ ही साथ ये अलाउ करते हैं लीडर्स को टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद पीपल, लोगों से पब्लिक डिस्कशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं लीडर. लेकिन फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन प्रोपेगेंडा की पैसा देकर कुछ गलत न्यूज को फैलाया जा रहा है, ये वोटर को कंफ्यूज करते हैं. सो इन द फ्यूचर डिजिटल टेक्नोलॉजी में प्ले एन इवन ग्रेटर रोल इन इलेक्शन. तो इसीलिए इसको मेकिंग इट इम्पॉर्टेंट टू यूज सोशल मीडिया रेस्पॉन्सिबली. सोशल मीडिया को सही से यूज किया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ ये वाली वेबसाइट आपको विजिट करनी है. चूज अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन फ्रॉम एनी ईयर एंड एक्सप्लोर इट्स रिजल्ट. डू द सेम फॉर एन असेंबली इलेक्शन इन योर स्टेट. तो ये सबका अलग अलग होगा, इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. जो भी आपके यहाँ का डेटा आप नेट पे सर्च करके लिख सकते हैं. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5. इसके साथ हमारी जो क्लास 8 की बुक 1 है सोशल की, वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है. अब इसके जो लास्ट पार्ट होता है रिवीजन वगैरह, वो सभी चैप्टर के हो गए, एक दो का नहीं हुआ है. वैसे भी मैं अभी सभी चैप्टर के रिवीजन प्लस एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं वो करवाने वाली हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन जल्दी ही दे दूंगी. अब बुक 2 आने वाली है, इसी मंथ में आ जाएगी, तो उसके चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे. ओके, अगर आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिटेल नोट्स रहेंगे. सो पर चैप्टर वाइज है, चार्जेबल है, सो उसी हिसाब से आप कनेक्ट करिएगा. सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.